अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर 2025 एमडी कैट का एक्सपेक्टेड पेपर किस तरह से हो रहा होगा। एमसीक्यूज किस तरह से आ रहे होंगे, पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा। तो तुम्हें बेटा आज सारी ये बातें बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा जब संडे को फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, वो तुम्हें बिल्कुल ही एक हलवा पेपर लगेगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, और मेरे बच्चे को तो वैसे ही केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी हो चुकी है। तो बेटा आज हम इस पेपर के ज़रिए ना अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करने की बेटा जी कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। तो बेटा आज का ये पहला जो क्वेश्चन है, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 3.01 टेंस पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। कि यार 3.01 टेंस पावर 23 कार्बन एटम का मास क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि कार्बन का मास 12 होता है, और कार्बन का मास जब 12 ग्राम है तो सर दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल। और जब सर एलिमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें 6.02 टेंस पावर 23 एटम्स होते हैं, तो डेट इज़ एटम। अब उसने ये पूछा है कि भाई 3.01 टेंस पावर 23 एटम्स में कितने कार्बन होंगे। ये बात हमने उसका मैस निकालना है बेटा, मैस निकालना है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब नंबर ऑफ अगर एटम्स कम हो रहे हैं तो बेटा मोल भी कम होंगे, अगर मोल कम हो रहे हैं तो बेटा मैस भी उसका जो है डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के क्या होते हैं सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो, ठीक है ना। तो अब ये देखो इसका 6.02 टेंस पावर 23 का हाफ क्या होगा, 3.01 टेंस पावर 23 एटम्स हो जाएंगे सर। और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो ये 5 होगा तो ग्राम भी क्या हो जाएंगे, 6 ग्राम हो जाएंगे। तो इसमें से जो आंसर बनेगा डेट इज कॉल्ड 6 ग्राम, जो है हमारे पास फाइनल आंसर होगा। If 10 liter of hydrogen gas react with sufficient oxygen, how many liters of water vapors can be produced by the same temperature and pressure? तो देखो यार सिंपल सी बात है कि इसने 10 लीटर हाइड्रोजन गैस उसने पूछा है, और यहाँ पर तुमने उसने कंफ्यूज ये किया है कि उसने कहा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज़रा ख्याल करना है। समटाइम ऐसा होता है यहाँ 2 नहीं लगा होता, तो लेकिन बेटा इस फार्मूला को तुमने इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है कि भाई ये 2H2 है। तो बेटा अगर हम इसमें देखें कि हाइड्रोजन और वाटर की इस में रेशो क्या है, तो बेटा आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स जो है वो 2 मोल्स ही वाटर बना रहे हैं, और 10 मोल में मालूम करना है। तो बेटा 10 मोल्स में कितने बनाएंगे सर, 10 ही बनाएंगे, क्योंकि 2 में 2 बना रहे हैं तो 10 में 10 ही बनाएंगे। इसलिए सर इसका आंसर बेस्ट आंसर बीटा होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1 डेट। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है सर, देखिए जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, और किसी भी रिएक्शन में वो पहले यूज़ हो जाता है ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब देखते हैं उन चारों में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। हैज़ लार्जर मोलर मास, नो सर ये तो नहीं होगा। इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सर ये होगा। इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, नो सर ये तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात कर रहा है ये तो। रिएक्ट द ऑल स्लोस रेट, नो इसमें इसका रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे जो सही वाला आंसर होगा वो सर हमारे पास बीटा ही होगा। अ रिएक्शन इज नोन टू हैव थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड उस रिएक्शन की 75 ग्राम दी हुई है, और एक्चुअल यील्ड उसने 60 ग्राम दी हुई है। कहता है व्हाट इज़ अ परसेंटेज यील्ड। तो बेटा परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमें पता है सर, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देते हैं। तो बेटा एक्चुअल यील्ड यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ पर एक्चुअल यील्ड की जो अमाउंट होती है कम होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह आपने ये सारी बातें सिखाई हैं हमने। तो बेटा अब क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100। तो बेटा इसको हम 3 के टेबल पर 25 4 ये 3 आ जाएगा, और 3 2 द 6। तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा सर, हमारे पास 80 जो है, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव रेज, जिसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो कैनाल रेज या हमारे पास पॉजिटिव रेज किस चीज़ की एविडेंस बताती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन की या फोटॉन्स की? तो बेटा हमने ये पढ़ रखा है कि गोल्डस्टीन ने इसमें पॉजिटिव रेज, इसे कैनाल रेज जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, उसको इसने डिस्कवर किया था, तो लिहाजा इसकी बीटा ऑप्शन होगी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक तुम्हें पता है कि एनर्जी जो होती है हमारे जो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी जो है उसके वेवलेंथ के बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो बातें याद रखनी है। इसके अलावा बेटा एज, इसकी वैल्यू आपने बेटा याद रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻34। ये बेटा वैल्यू जो है आपने अच्छे से याद रखनी है। तो बेटा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या स्पीड, तो बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बीटा आंसर होगा। विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो बेटा ये क्या बताता है सर? ये साइज और एनर्जी बताता है, ऐसे ही है ना। और एजीम्यूथल नंबर सर शेप ऑफ सबशेल्स बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सर ये हमें बताता है ओरिएंटेशन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर तो सर ये तो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे घूम रहा होता है। तो यहाँ पर उसने बात की है ओरिएंटेशन की, तो सर यहाँ डेफिनेटली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़ अ राइट आंसर। राइट चॉइस जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही होगा। एन ऑर्बिटल विद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है ऑफ 0 इज डेजिग्नेटेड एज। तो बेटा अगर एजीम्यूथल नंबर जो है आपको पता है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 होगा तो एस सब शेल होगा, 1 होगा तो पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, और एल होगा 3 होगा तो एफ होगा। तो अब उसने एल की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो बेटा इसके वजह से कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल होगा। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं सर? ये भी एनर्जी और शेप्स ऑफ सबशेल्स के बारे में बताते हैं। ये भी बात तुम लोगों ने नोट कर लेनी है। बिकॉज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की क्या हो सकती है न्यूट्रल वाले की? तो सर हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो सर 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p सर 4 हो जाएंगे। तो दिस इज़ द राइट कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर इसका सही आंसर सर बीटा होगा। विच स्टेटमेंट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। तो कौन सी स्टेटमेंट अबाउट इसके मुताबिक है? गैस पार्टिकल मूव ऑर्डरली फैशन। नो सर, ये तो रैंडमली करते हैं। गैस पार्टिकल हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। नो सर, इसके मुताबिक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ गैस अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जी सर, ये हो सकता है। गैस पार्टिकल लूज एनर्जी ड्यूरिंग। नो सर, इसकी सही आंसर जो हो सकता है सर वो चार्ली है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन किलो पास्कल? किलो पास्कल में इसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा 10. नो सर, ये तो नहीं होगा। 760 नहीं सर, ये भी नहीं होगा। चार्ली जी सर, ये तो डेफिनेटली है 101.325। 1 किलो पास्कल नहीं सर, ये नहीं होगा। सही आंसर हमारे पास चार्ली ही होगा। और इफ़ अ गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज वाइल इट्स वॉल्यूम हेल्ड कांस्टेंट इट्स प्रेशर। तो बेटा एक तो हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर। एक होता है बेटा हमारे पास जो है वो एक और लॉ भी आता है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे चार्ल्स लॉ था ना, इसलिए एक और लॉ भी इसे हम गुसाक लॉ का नाम भी देते हैं। तो वो है कि उसमें हम कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और अब वो कहता है गैस टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इसका प्रेशर भी जो है वो क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे बीटा ऑप्शन होगी, बाकी नहीं होंगे। द आइडियल गैस लॉ कंबाइंस विच 3 एम्पेरिकल गैस लॉ। वो हमारे पास जो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी बनती है, ये जनरल गैस इक्वेशन जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ये कौन कौन से लॉ से मिलने से बनती है? और जी ये इस लॉ की बात कर रहा था कि लुसाक लॉ की बात कर रहा था कि जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अल्फ़ा तो होगा नहीं। बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। जी सर, ये बीटा हो सकता है। चार्ली नो, डेल्टा नो सर। तो सही ऑप्शन कौन सी होगी सर? बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक आइडियल गैस अंडर। तो सर ये आइडियल गैस तब बिहेव करेगी
एट हाई टेम्परेचर के ऊपर और सर लो प्रेशर के ऊपर ये आइडियली बिहेव करेगी, और अगर हम लो टेम्परेचर हाई प्रेशर करते हैं तो ये नॉन आइडियल हो जाएगी। तो गिवन ऑप्शन हाई प्रेशर नो सर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दैट इज़ द राइट ऑप्शन। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर नो, लो नहीं, तो इसमें बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। The property of liquid that resists and increase its surface area is known as, the property of liquid that resists and increase in surface area is known as। अब वो कहता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो कि रेजिस्ट करती है इंक्रीज सरफेस एरिया, इज नोन एज विस्कोसिटी, इवेपोरेशन, सरफेस टेंशन या डिफ्यूजन। तो बेटा आपको पता है कि क्या विस्कोसिटी डिपेंड करती है? सर विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों पर जो है वो डिपेंड करता है। अब वो कहता है लिक्विड, ये सारी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन भी और डिफ्यूजन भी। और जो सरफेस टेंशन भी है वो भी टेम्परेचर और किस पे डिपेंड करती है? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। डिफ्यूजन नो सर, डिफ्यूजन इस पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन सा होगा सर? इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर सरफेस एरिया। द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑफन टू एज। तो बेटा आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, हमें कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो नॉर्मल नो मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर भी नहीं होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जी सर ये हो सकता है, ट्रिपल पॉइंट नो। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ? किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नो सर इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। नो सर ये तो नॉन पोलर होता है। अमोनिया सर दैट इज, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें ओनली कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैंने सिंपल आपको ट्रिक बताई थी, आप इसको लोन पेयर से याद रखें। इसमें एक लोन पेयर तो एक बॉन्ड बनेगा और वाटर में दो लोन पेयर, इसमें दो बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। H2S नो सर, डेल्टा नहीं होगा। द फैक्ट दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर एनोमलस बिहेवियर, दिस इज ड्यू। तो बेटा जो आइस फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर, तो हमें पता है कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस में मौजूद वाटर मालिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिससे उनकी डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो इट हाईली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नो, इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म प्रेफरली क्रिस्टल लैटिस नो, डेंसिटी डिक्रीजेज अप टू फ्रीजिंग ड्यू टू इस वेट, बिल्कुल सही आंसर, चार्ली इज द राइट आंसर। डेल्टा नो सर, इसमें डेल्टा नहीं होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सॉलिड विद द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर? कौन सी बात सही है क्रिस्टल लैटिस में? इट्स पार्टिकल रैंडमली नो सर, रैंडमली नहीं होते। इट हैज़ शार्प डेफिनेट मेल्टिंग जी सर ये होता है इनका। ऑलवेज एमॉर्फस नो, सब्लाइम नो। तो बेटा इसकी सही ऑप्शन कौन सी होगी? बीटा। What are the three main factor affecting the shape of ionic crystal? तीन मेन फैक्टर बताने हैं जो कि आयनिक क्रिस्टल की शेप पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट नो। मॉलिक्यूलर वेट बॉन्ड नहीं सर। रिलेटिव साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन जी बिल्कुल सर ये तीनों करते हैं। बेटा ये नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लेना इसको। लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नो सर, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या होगी सर? चार्ली होगा। A chemical equilibrium is established when the rate of forward reaction, the rate of reverse reaction। तो बेटा कब होता है सर? जब इक्वल हो जाए तब इक्विलिब्रियम बनता है। ग्रेटर लेसर इज इक्वल, तो चार्ली होगा इसका आंसर, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तभी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम सेट आता है। फॉर अ सिस्टम इक्विलिब्रियम व्हाट इफेक्ट डज द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट हैव ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो बेटा एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, उसमें कैटालिस्ट ऐड करें तो क्या इफेक्ट होगा? शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट नो, शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट नो, हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस सर दैट इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीज हीट नो सर, इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या होगी सर? चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Which of the following condition would increase solubility of sparingly soluble salt like AgCl? Which of the following condition will increase solubility of sparingly? एक तो बेटा आपको टेम्परेचर डिपेंड करता है। एडिशन ऑफ NaCl सर कॉमन आयन है तो उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, ये तो नहीं होगा। एडिंग सिल्वर नाइट्रेट नो सर, इसमें भी कम होगी। रिमूविंग ऑफ द आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन जी सर,
दैट इज़ द पॉइंट कि इसमें से अगर आइंस को हम रिमूव करें सोल्यूशन में तो उसकी सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इंक्रीजिंग पीएच सिग्निफिकेंटली नो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? चार्ली इज़ द राइट आंसर। बफर solution effectively resist change in because it contains strong acid and no, सर मैंने आपको बताया था कभी strong acid strong base का होता ही नहीं है। weak acid and its conjugate base और weak base and conjugate acids, जी सर ये बीटा हो सकता है। ओनली वाटर नो, तो सही वाली ऑप्शन कौन सी होगी सर? बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट एंड, तो बेटा किसके दरमियान होता है? रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन टेम्परेचर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, या तो बेटा रेट लॉ में हमने क्या कहा था? ये देखो रेट में हमने यही कहा था ना, कंसनट्रेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है, और ये इसकी एन की पावर आ जाएगी, तो किसकी इक्वल होगा? द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड द टेम्परेचर कंसनट्रेशन, तो सर इसका आंसर बीटा होगा सर, बाकी नहीं होगा। The species form at the peak of activation energy barrier which is highly unstable is called, तो बेटा आपको पता है ना कि ये बैरियर होता है किस किस के दरमियान? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। ये जो बैरियर होता है इसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट से गुजरता है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होती है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पता कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है? ये बात याद रखनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसको हम एक्टिविटी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको सेपरेट कर भी नहीं सकते। तो एक्टिविटी कम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कैटलिस्ट, तो सर इसका आंसर कोई नहीं है, अल्फा आंसर होगा। इफ़ अ रिएक्शन हैज़ जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, what happens to the rate if the concentration of A is double? अब कह रहा है reaction has zero order with respect to A वो zero है। what happens when the to the rate if the concentration of A is double? तो अगर उसकी डबल करते हैं तो उसकी रेट पे क्या होगा? रेट डबल हो जाएगा, रेट रिमेन्स अनचेंज, या रेट हाफ हो जाएगा? जी सॉरी, इफ अ रिएक्शन हैज़ जीरो ऑर्डर, वो कह रहा है रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट। इफ व्हाट हैपन्स टू द रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए की डबल होगी तो क्या होगा? रेट डबल होगा। लेकिन सर वो देखें ना, रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब वो ज़ीरो ऑर्डर तो वो कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो तो वो तो उस पर इफेक्ट नहीं करता सर। रेट क्वार्टल्स हो जाएगा, रेट रिमेन्स अनचेंज, तो सर इसका आंसर बेस्ट होगा, रेट अनचेंज होगा। द मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड, वो कहता है मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी या वर्क। तो सर हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो है उसका क्या होता है? सम होता है। बिलो दी फॉलोइंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक में क्या होता है सर? हीट इवोल्व होती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है इसमें तो हीट एब्जॉर्ब होगी सर, इवेपोरेशन इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगी, कंबस्शन ऑफ मीथेन सर इसमें हीट इवोल्व होती है, फोटोसिंथेसिस में भी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसमें चार्ली इज द राइट आंसर। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इट्स स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट या इंथैल्पी। नो सर कोई दो राय नहीं है, स्पेसिफिक जो हीट है इसमें सॉरी हीट कैपेसिटी जो है इज़ अ बेस्ट आंसर, नॉट स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी जो है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर जो होगा सर बीटा होगा, राइट आंसर, नॉट अल्फा। इन द रिएक्शन 2L plus 3Br2 2Lbr3 विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, तो बेटा अब देखो यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यहाँ पे ये +3 आ गया, ये यहाँ पे -3 आ गया।
अब तुम देखो ज़ीरो से ये +3 आ गया, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये ज़ीरो से माइनस में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो बेटा इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो अब किसकी रिड्यूस हो रहा है सर, डैट इज सर ब्रोमीन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। The process of balancing redox reaction by identify atoms that lose or gain electrons and adjusting coefficient is known as, अब कहता है the process balancing redox reaction by identify atom that lose or gain electrons adjusting coefficient is known as oxidation number, change method, half reaction method, spectator ions method या titration सर, that is oxidation number change method. Which molecule is expected to have trigonal pyramidal shape according to Vesper theory? Trigonal pyramidal shape किसकी होगी, PF3 की सर प्लेनर होगी, NH3 सर बिल्कुल होगी सर, ये देखें इस तरह इसकी शेप होगी, दैट इज अ शेप। इसकी टेट्राहेड्रल होती है, वाटर की भी टेट्राहेड्रल, तो सर इसका आंसर बीटा होगा। डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड सर जो होता है दो कार्बन एटम के दरमियान, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 पॉइंट। तो सर इसके आंसर जो है बहुत आसान था, बीटा आंसर। सर बाकी ऐसे MCQs आ जाएंगे इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें ऐसे ही मिलते जुलते MCQ आएंगे, तो पेपर देकर आएगा ना, छलांगे मारता आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। When carbon undergo sp3 hybridization, the resulting hybrid orbital are orientated in sp3 hybridization. The carbon undergo, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, लीनियर या नो सर, इसमें अल्फा आंसर इज द राइट आंसर। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी इज द प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, द एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एटम, द पोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सर ये बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओनली, नो सर, चार्ली इज द राइट आंसर, इससे हम मालूम कर सकते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, तो किसी भी गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी होती है, डैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है तो सर डैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कलेक्टिवली नोन एज, तो बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं ये आपको पता है किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में, और याद रखना हीलियम भी किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कम्प्लेक्स आइन, हाईली स्टेबल कंपाउंड, नो सर, ये कम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं, इनके सॉल्ट भी कम्प्लेक्स होते हैं। हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरली क्लासीफाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं, बाय बॉइलिंग पॉइंट, बाय द फंक्शन ग्रुप एंड कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर, बाय द कलर डेंसिटी, नो सर, बीटा इज द राइट ऑप्शन, फंक्शन ग्रुप और स्केलेटन स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्केन, ये तो मैंने आपको हिंट दिया है ना, वो अगर ऐसे ही दे दे तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एसाइक्लिक को ना ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। और इनका फार्मूला क्या होगा, उसने बात की है सैचुरेटेड, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं ना, तो सैचुरेटेड का फार्मूला क्या होगा, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, तो सर इसमें अल्फा इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली शेप एंड बॉन्ड एंगल अराउंड ईच कार्बन एटम इन इथीन, इथीन में क्या होगा सर, इथीन ये देखें ना, दिस इज इथीन, ये है हमारे पास इथीन, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, तो सर इसमें बीटा इज द राइट ऑप्शन। बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, क्यों करती है जी बेंजीन, इट हैज़ डबल बॉन्ड विच इज़ हाईली रिएक्टिव, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू जी, सर चार्ली इज द राइट आंसर, नॉट डेल्टा, चार्ली इज द राइट आंसर। Enzymes functions as structural component, energy storage molecule, biological catalyst या genetic information, नो सर, biological catalyst के तौर पे यूज़ होती है। नाइलॉन्स आर एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ पॉलीमर, बेटा नाइलॉन जो है ये दो डिफरेंट मोनोमर्स के मिलने से बना है, तो डैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और बेटा अगर सेम मोनोमर्स होते तो बेटा ये हमारे पास क्या आती, एडिशन आ जाती, तो लिहाजा इसमें कौन सी टाइप होगी बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगी। तो बेटा इंशाल्लाह कल भी हम एक पेपर में करेंगे, और
उस पेपर में भी आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएगा। और कल भी मैं आपको एक पेपर करवाऊंगा और पेपर मिलेगा, और ताकि मेरे बच्चों की एनर्जी भी अच्छी हो और अच्छे से पेपर करें। मेरे बेटा बस आपको सब कुछ आता है, अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज़ नहीं करना, अच्छे से करना है, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम तमाम टीचर की दुआएं बेटा आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब आप पेपर देकर आओगे आप खुद कहोगे सर कमाल हो गया।